नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन के क्या क्या परिणाम होते हैं और क्या क्या दिक्कतें होती है। यहाँ से टीआरई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है? स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना और देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले कहा रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, गौर से एकदम समझिएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं टीआरई 1 में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, बताइए जरा। क्या जानते हैं आप? सोचिए ना, खुद ही सोच लीजिए। नहीं जानते आप, कैसे आंसर दीजिएगा? आया हुआ 1 to 5 में आया है, बेसिक क्वेश्चन है। नहीं जानते तो बहुत भारी है। समझ में आ रही है बातें, क्या दिक्कत होती है? निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, तो आंसर हो जाएगा मीथेन। समझे? मीथेन। याद रहेगा ये बात। पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, विघटित नहीं होता है। परजीवी द्वारा नहीं होता है, मृतजीवी द्वारा नहीं, जीवाणु द्वारा नहीं होता है, इन सभी द्वारा नहीं होता है विघटित प्लास्टिक। तो इसका आंसर डी दीजिएगा। एक से ज़्यादा आंसर है कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये सिर्फ टेम्परेचर और दबाव के से ही विघटित होता है, वो भी बहुत लंबे समय बाद। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट है आपके सामने, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल कौन है? पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, सौर सेल, उपयुक्त में एक से ज़्यादा। तो ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते, बताइए जरा। पवन चक्की या सौर सेल से कार्बन उत्पन्न होगा? बताओ आप, नहीं ना होगा। नाभिकीय ऊर्जा में तो चलो कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलता है, बट इन दोनों में तो एकदम नहीं फैलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे 1 to 5 में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि मेथेमोग्लोबिनीमिया, फिर से सुनिए, मेथेमोग्लोबिनीमिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी पीने के कारण हो जाता है? मेथेमोग्लोबिनेमिया, मैंने इस बार सही पढ़ दिया। आंसर दिया नाइट्रेट, और ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी न किसी शिफ्ट में ये रिपीट होगा क्वेश्चन। 1 में पूछा गया था, ये आएगा, मुझे एकदम गारंटी लग रहा है कि नाइट्रेट वाला इस बार पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, याद रखिए क्या है, मेथेमोग्लोबिनेमिया। यह एक नाइट्रेट से दूषित पानी पीने से बीमारी फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो एक से ज़्यादा आंसर हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, ओजोन है, SO2 है, पैन है। डी आंसर देना परफेक्ट हो जाएगा इसका। इटाई रोग किसके कारण होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसमें इस चीज़ को ध्यान रखने हैं, जैसे एक तो आप पैन को कहेंगे, एक ओजोन को कहेंगे। पैन का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, पेरोक्सी, ठीक है, एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये क्या हो जाएगा, आपको द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत डाला जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए, स्वरूप के आधार पर ना 2 तरह का प्रदूषक होता है। ठीक है, एक तो प्राथमिक प्रदूषक होता है, एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। तो कुछ लिस्ट में बता देता हूँ आपको यहाँ पे, जो थोड़ा सा ख्याल रखिए। 1 सेकंड दीजिए मुझे जरा, मैं एक पेज ले लूँ। देखिए जरा गौर से इस पेज पर देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ। जैसे प्राथमिक की अगर बात करिएगा, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, तो इसमें आ जाता है DDT। ठीक है, याद रहेगा, पहला है DDT, उसके बाद है CO2, उसके बाद CO आता है इसमें। प्लास्टिक जितने आते हैं
ये भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है SO2 आ जाते हैं इसके अंतर्गत। अमोनिया आ जाता है, अमोनिया आ गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड कह दीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो जाएगा, समझें, N2O जिसको बोलते हैं। ये सारे प्राथमिक में आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं इसके अलावा। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, NO2 कह सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट है VOCS भी हो जाता है। अब ये क्या है आपको पता है? इसको बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चाहे जीवाणु जितने आ जाते हैं, ये सभी कहाँ पे जा रहे हैं? ये सारे फर्स्ट में आ जाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक PM भी होता है, PM, जिसको कणकीय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, पार्टिकल मटेरियल, कणकीय पदार्थ। क्लियर हो गई? फर्स्ट वाला समझ गया। अब द्वितीयक पे आए क्या? द्वितीयक पर ध्यान दीजिएगा। द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन आता है? ज़्यादा नहीं है, इसका याद रखना आसान है। पैन हो गया एक ठो, जो भी मैंने बताया था, फुल फॉर्म क्या बताया था, याद करिए, बताइए तो मेरे को। पेरोक्सी एसेटाइल नाइट्रेट, ठीक है। फिर O3 आ गया, ओजोन। SO3 आ जाता है इसमें। H2SO4 आ जाता है। H2O2 आ गया। बस इतना काफ़ी है, इतना याद रखिए द्वितीयक में। और पूछता द्वितीयक का ज़्यादातर है। पैन, O3, SO3, H2SO4 और H2O2, ये सभी क्या है, द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं। एक शब्द मैंने बोला था PM, समझे, इसको कणकीय क्या बोलते हैं? कणकीय प्रदूषण बोलते हैं, पार्टिकल मटेरियल। तो ये क्या है ना, इसको समझ लीजिए जरा। जैसे कि ठोस हो गया और इसके साथ मिला दीजिए तरल बूंद, मतलब वाष्प एक तरह से कह सकते हैं। तरल बूंद इसलिए बोला जाए, कुहरा जैसा बन जाता है इसमें, समझे, इसीलिए। मुझे लगता है अच्छे से ये वाली बात क्लियर होगी क्वेश्चन अब। तो इसका आंसर ओजोन और पैन होता है, SO2 नहीं होता इसमें। यहाँ पे कह रहा है इटाई रोग किसके कारण होता है, समझे। तो इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा कैडमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पारा से होता है मिनी माता, पता होना चाहिए आपको। पारा से क्या होता है? इससे होता है मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ब्लैक फुट भी इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक से जो होने वाला है, ठीक है। एक और मैं बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन ऊपर में मैं बताया था, उसमें 4 नंबर में बताया था, मेथेमोग्लोबिनिया जो बताए थे ना, और नाइट्रेट से, उसको ना ब्लू बेबी सिंड्रोम हिंदी में बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिए, मेरे को अभी याद आ गया, नाइट्रेट के कारण होता है। आजकल क्या करिएगा, बदल बदल के पूछ देता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम देता तो बहुत स्टूडेंट जानता है, बट यहाँ पे नहीं दिया था तो थोड़ा सा परेशानी रहा था, कोई नहीं, क्लियर हो गया। आगे कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि SO2 जो है प्रदूषण सूचित होता है लाइकेन द्वारा। लाइकेन जो है ना, SO2 को मतलब प्रदर्शित करता है। जिस जगह पे लाइकेन मरने लगे, लाइकेन एक तरह का काई होता है। काई मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है, हरा हरा जो पैर फिसलन वाली बन जाता है, वो काई होता है। तो वो उसी के कारण क्या होता है ना, वो लाइकेन है, वो मरने लग गया तो समझिए कि SO2 का प्रदूषण वहाँ पे फैल चुका है, सल्फर डाइऑक्साइड का। क्लियर है बात? देखिए एक चीज़ जान लीजिएगा, 20% लगभग हो गया ना वातावरण में, तो मान के चलिए कि उससे ऊपर जा रहा है तो दिक्कत होने लगेगा, मतलब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, प्रदूषण में काउंट आने लगेगा। एक और बात आपको जानना है, क्रैकिंग गैस जितने होते हैं, SO2 को क्रैकिंग गैस के नाम से जानते हैं। ये जो SO2 गैस है, इसको हम लोग क्रैकिंग गैस बोलते हैं। बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्रैकिंग गैस इसको बोलते हैं। SO2 से क्या होता है? आँखों में जलन होता है, दमा, खांसी, फेफड़ा से रिलेटेड बीमारी, ये सब, चक्कर आना, जी में चलना, ये सारी बीमारी होती है। क्लियर हो गई बातें? इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है अपशिष्ट जल, कौन सा जल की बात हो रही है? तो अपशिष्ट जल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्य में से एक है, बताएंगे क्या आप? आंसर इसका दीजिएगा
BOD कम होना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, फुल फॉर्म जानते थे क्या आप? नहीं जानते तो जानिए। देखिए इसमें 3 तरह का होता है। अपशिष्ट जल तथा सीवेज के द्वितीयक उपचार है ना, 3 तरह का उपचार होता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है, मैं लिख नहीं, क्या लिखूँ मैं, फर्स्ट में चल लिख ही देता हूँ। फर्स्ट उपचार में होता है ना ठोस हटाना, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा में होता है एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त निस्यंदन, ठीक है, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर गया, ये तृतीयक हो जाएगा, द्वितीयक में ये था, द्वितीयक में इसको रखिए, ठीक है। BOD कम करना, ठीक है, पहला ये, द्वितीयक ये, तीसरा में ये रहेगा। तीसरा में एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं हम लोग। क्लियर हुई बात है, तीनों माइंड में रहेगा, कोई भी पूछ सकता था। मान के चलिए इस बार क्वेश्चन पूछा था सीवेज के द्वितीयक उपचार, तो BOD कम करना, तो फर्स्ट पूछेगा तो क्या कहेगा, रिमूवल ऑफ सॉलिड्स। अगर थर्ड पूछेगा तो क्या कहेगा, एक्स्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, अतिरिक्त निस्यंदन। मुझे तो लगता है अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संघ में प्राणी विशेष रूप से समुद्री है? समुद्री प्राणी कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा लमसम जो है समुद्री है, मतलब खारे पानी में रहने वाला जीव है। देखिए ये तारे जैसा हो सकता है, स्टार शेप में, गोलाकार, लंबा हो सकता है, कई तरह के इसके मतलब इकाइनोडर्मेटा के गुण हो सकते हैं। कांटेदार त्वचा इसका हो सकता है, समुद्री जानवर एक के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, समझे। परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ये सारी चीज भी आपको इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। अच्छा एक और बात जानिए इसका, कंकाल अगर इसके ऊपर है तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, ये चीज थोड़ा समझना है। इसका कुछ उदाहरण मैं बोलता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। तो जैसे हम समुद्री खीरा का नाम सुने हैं? समुद्री खीरे जो होगा, होलोथुरो ईडिया कुछ करके नाम होता है उसका, तो ये हो गया। समुद्री अर्चिन बोलते हैं, वो हो गया। समुद्री तारे जो बोलते हैं, समझे, ये सारे क्या है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। क्लियर हुई बातें? 10 नंबर क्वेश्चन पे चले। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा RNA वायरस नहीं है? RNA वायरस नहीं है, तो RNA वायरस की बात कीजिएगा तो इसमें से ऑप्शन में तो कोई नहीं है, इसका आंसर चला जाएगा E, ठीक है। देखिए DNA वायरस होता है, RNA वायरस होता है, 2 तरह का, ठीक है। कोई नहीं, आगे देखेंगे अगर कहीं मिल जाए तो। यहाँ पे तो नहीं है उससे रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं बताने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश। देखिए RNA वायरस और DNA वायरस क्या है, पहले ये जानिए। थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, शायद आपके माइंड में कुछ क्लिक करे। देखिए DNA वायरस के बारे में कहा जाता है, इसमें आनुवांशिक सामग्री जो होता है ना, DNA के रूप में रहता है। मतलब DNA होता है ऐसा वायरस, जैसे RNA की बात करिएगा तो उसमें RNA होता है वायरस में, ठीक है। अच्छा DNA के बारे में कहा जाता है कि DNA 2 प्रकार के शामिल होगा, एक होता है DS DNA वायरस, SS DNA वायरस होता है। अभी 11th-12th का टॉपिक है तो उतना नहीं, बस नाम जानिए फिलहाल। जैसे 2 प्रकार में होते हैं RNA का, जैसे DS RNA और SS RNA भी होता है, जैसे कि इसमें बताया मैंने वैसा ही होता है दोनों में, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जैसे कि जीनोम की बात करिएगा तो DNA में जीनोम जो होता है, DNA RNA में, मतलब DNA में जीनोम बड़ा होता है और RNA में छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? DNA वाला उत्परिवर्तन कम दिखाता है, RNA वाला ये जो है बहुत उत्परिवर्तन दिखाता है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस होता है इसके अंदर, चेंजिंग आता है। समझ रहे हैं सारी बात?
इसमें जो दिया गया है आपको बता दें, ये तीनों वायरस जो है ये आपको दिया हुआ आरएनए वायरस का उदाहरण पता है आपको, सॉरी डीएनए वायरस का उदाहरण है। इसको एप्स्टीन बार वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और हर्पीज सिप्लेक्टस वायरस, सिप्लेक्सस, ये तीनों वायरस क्या है पता है, आरएनए वायरस है। कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता हुआ होगा। सॉरी मैं फिर बोल दिया, आरएनए डीएनए वायरस है, आरएनए नहीं है, इसलिए ई आंसर इसमें लगा हुआ है। कुछ उदाहरण देते हैं हम, आरएनए का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे रेट्रो वायरस हो गया, आरएनए के अंतर्गत आता है, ठीक है। रियो वायरस हो गया, पिकोरना वायरस हो गया, ठीक है। मेनली आपको रेट्रो वायरस याद रखिएगा इसमें आरएनए का, रियो वायरस याद रखिएगा, पिकोरना वायरस याद रखिएगा। और इसका 3 वायरस तो ऑलरेडी आपको डीएनए का पता है ही यहाँ पे, जैसे पॉक्स वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया, पेपिलोमा वायरस हो गया, ये सभी वायरस क्या है, डीएनए का है। तो मैं लिख देता हूँ डीएनए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए जरा कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ डॉल्फिन के बारे में आप जान लीजिए ज़रा, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो, बहुत लोग तो जान रहे होंगे। जैसे गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है ना, 2006 में IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के लाल सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। और एक और बात जान लीजिएगा कि ये इसको ना जलीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा, तकरीबन 200 के पीस माना जाता है कि 150 से 200 तक गंगा डॉल्फिन मौजूद है। तो ये तो क्लियर हो गई बातें, बिहार हो गया आंसर। इसका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो आंसर दीजिएगा आप इसका डर्मिस, ठीक है। डर्मिस सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। कारण क्या है ना कि घने अनियमित संयोजी उत्तक में फाइब्रोब्लास्ट और कई तरह के कोलेजन आते हैं, बात समझे, वो अनियमित होता है। उसी में एक डर्मिस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संयोजी उत्तक का बढ़िया उदाहरण है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करता है। खरगोश की बात कर रहा है, तो आंसर दीजिएगा आंतरिक कैरोटिड जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य है एक पीला तारा, लाल तारा या श्वेत तारा। तो आप इसको कहेंगे पीला तारा। अब यहाँ का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ दिया गया है तो थोड़ा सा जान लीजिए कि ये पीला तारा है, ठीक है। देखिए तारे का अलग अलग कलर दिया गया है। जैसे बहुत ज़्यादा जो हीट वाला तारा होता है वो श्वेत तारा दिखेगा आपको, ठीक है। और जो थोड़ा सा मध्यम है वो पीला तारा दिखता है। आगे है कि ओजोन परत में ह्रास, क्या चीज़ में, ओजोन परत में ह्रास की बात कर रहा है। ये तो आंसर जानते भी होंगे, किसके कारण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। देखिए स्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण का फेफड़ा, आंसर दीजिएगा, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के नेता किनको माना जाता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, फेफड़ा, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका ब्रेटलैंड कमीशन। ये अब देखिए, ये फंसाने वाला क्वेश्चन नहीं पता रहता बहुत को, क्योटो प्रोटोकॉल है, पृथ्वी सम्मेलन है, ज़्यादातर बच्चा तो पृथ्वी सम्मेलन मार देगा, लेकिन आंसर होगा ब्रेटलैंड कमीशन। ब्रेटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम दिया था। कह रहा है बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। स्टील, कोयला, सोना, पेट्रोलियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम निकलता है।
निकाला जाता है यहाँ से। सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकाला जाता है कच्चा तेल, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, समझे। सबसे ज़्यादा राजस्थान से निकाला जाता है कच्चा पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, उसके बाद गुजरात आता है, फिर असम आता है, बस समझे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में सही है। तो आप कहेंगे चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। चूना पे जल के क्रिया द्वारा नहीं होता, ये गलत है। नेक्स्ट है ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। जी हाँ, ठोस के रूप में ना ये बहुत ठंडा रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। शादी ब्याह में जो देखेंगे कि पूरा एकदम नीचे ज़मीन पे धुआं धुआं किया हुआ रहता है, इसी वजह से। वो डीजे वाला पे लगाता है वो नहीं, वो तो मटिया तेल जला के करता है, मिट्टी तेल से। निम्नलिखित में से मीथेन गैस के स्रोत कौन है। धान के खेत है, घरेलू पशु भी है, कोयले का खनन, आर्द्र भूमि है। इसका आंसर सी देना परफेक्ट हो जाएगा, इस सारा आंसर में जाएगा। इन सभी जगह से निकलता है क्या, मीथेन गैस। नेक्स्ट है बायोरिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बायोरिएक्टर का प्रयोग कहाँ पे होता है। एथेनॉल उत्पादन में तो किया ही जाता है। बृहद पैमाने पर एंजाइम उत्पादन में भी किया जाता है। बृहद पैमाने पर कोसा संवर्धन के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका आंसर सभी देंगे, डी, सारे आंसर सही है इसका, बायोरिएक्टर का प्रयोग। यहाँ पे है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई है। तो आंसर चला क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका आंसर बी देना एकदम परफेक्ट होगा। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना कब निकली थी, तो क्योटो प्रोटोकॉल से निकली थी। देखिए एक चीज़ समझिए जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1000 kg CO2। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है 1000 kg CO2। जवाब दीजिए 5 का। कहा जा रहा है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधि यानी प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके। 5 का जवाब दीजिएगा। पहला हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट, इससे हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि फ्रीऑन का जिसका उपयोग प्रशीतक द्रव के रूप में किया जाता है, रासायनिक नाम क्या है। ये फ्रीऑन जो है प्रयोग होता है जितने भी ठंडा करने वाला क्रियाकलाप है, मतलब मशीन है उसमें, तो इसको क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये सब तो आई थिंक जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी रिवीजन मैं करा रहा हूँ। आसान है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ तो काम खराब हो जाएगा। अब देखिए साथ है, मैच कराने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति करता है, तो पहला का आंसर यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कैंसर का कारक बनता है, तो यहाँ टिक लगा दीजिए। धूलकण जो हो जाएगा श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करेगा, तो इसमें टिक लगा दीजिए। और सीसा से केंद्रीय तंत्रिका तंग नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर तथा किडनी की क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन धूलकण, श्वास संबंधी रोग और सीसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा के माइंड में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का गैस है, तो ये फेफड़ा कहाँ गया, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करेगा कि नहीं, ये लीवर और किडनी को क्षति करता है। तो इस चीज़ को भी समझना है थोड़ा सा, कभी कभी टेक्निकल नहीं समझ पाइएगा, काम खराब हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। पहला है वायु के प्रमुख घटक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है।
वायु के घटक जो प्रकाश संश्लेषण के कारक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है। वायु के घटक जो वायु प्रदूषण के कारक है दुर्लभ गैसें है। तो 8 का आंसर क्या देना सही रहेगा? सी। वायु के घटक जो वायु प्रदूषण के कारक है दुर्लभ गैस। देखिए गौर से सुनिए, निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाया जाता है? तो वायु के घटक जो वायु प्रदूषण कारक है वो दुर्लभ गैस है, नहीं, ये गड़बड़ है, बात पॉइंट लिखा हुआ। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक निम्न से कौन सा इंडिकेटर माना जाता है? तो आंसर इसका दीजिएगा लाइकेन तथा मॉस। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा यही है सूचक। नेक्स्ट है आपका कि धूल के प्रभाव से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा रंध्र बंद हो जाते हैं पत्तों का, पत्ता श्वसन कर नहीं सकता सही से और गैसों का आदान प्रदान गड़बड़ होता है, पौधा सूखने लग जाता है। बात समझ में आ रही है? यदि पौधे को उच्च फ्लोराइड सांद्रता के प्रभाव हेतु खुला रख दिया जाए तो नेक्रोसिस अथवा क्लोरोसिस का प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाता है। समझे? तो आंसर इसका दे दीजिए पर्ण शीर्ष व पर्ण किनारों से। कहाँ से? पर्ण शीर्ष पर या पर्ण किनारों से ये उत्पन्न हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, एक बार भी सुनेंगे ना ये सब याद होता जाएगा। ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि, क्यों नाम दिया गया इसका? क्योंकि ए नंबर आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी की सतह से पूर्ण विकर्षित होने वाले ऊष्मा तरंगों को बाहर निकल जाने से रोकती है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस उसका नाम दिया गया है। देख रहे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है। कुछ औद्योगिक नगरों में अम्लीय वर्षा की वर्तमान सूचना वायुमंडलीय प्रदूषक के प्रभाव के कारण है। आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के जलने से NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अत्यधिक मुक्ति से ऐसा हुआ है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन कलेक्टर वर्तमान में निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर देंगे इसका वायु प्रदूषण धूल कण के लिए। ठीक है, साइक्लोन कलेक्टर धूल कण वातावरण से सोख लेता है। पर्ण कुंचन होता है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? SO2 से। ठीक है, पत्ता जो होगा ना सिकुड़ जाएगा, पौधा का पत्ता सिकुड़ जाता है आपस में, उसी को बोलते हैं पर्ण कुंचन। SO2 इसको जिम्मेदार है इस क्रियाकलाप के लिए। यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्वचालित वाहन से निकलता है, ठीक है, यह प्रकाश रासायनिक समोग स्वास्थ्य सहयोग, प्रकाश रासायनिक समूह स्वास्थ्य के लिए क्यों खतरनाक माना जाता है? तो आंसर दीजिए ना इसका। स्मोग यहाँ लिखना चाहिए था, आधा सा होता। ठीक है, वही मैं सोचूं रासायनिक स्मोग स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है कि फिर से सुनिए, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्वचालित वाहन से निकलता है या प्रकाश रासायनिक, अच्छा इसको हटाइए यहाँ पे, या प्रकाश रासायनिक डैश यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, डैश स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब हो जाएगा स्मॉग, वहाँ पर आएगा स्मॉग कहने का मतलब। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था, बताइए जरा आप ऑप्शन प्लीज सही करिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? PAN। यहाँ पे कह रहा है असंगत युग्म को छांटने के लिए कह रहा है, बात समझे। पहला कह रहा है वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन, उद्योग जनित CO CO2 ये सारी चीज़ें, फ्लोराइड हाइड्रोकार्बन धातु ये सभी तो सही है। जल प्रदूषण ये भी तो सही है, जल प्रदूषण के भी क्रियाकलाप, उद्योग द्वारा निष्कासित अपशिष्ट पदार्थ, घरेलू बाहित मल, कृषि के उर्वरक व कीटनाशक, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, तापक्रम, तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन तथा हवाओं में निलंबित कण।
नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। आजकल ध्वनि प्रदूषण कम हो गया है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया, यही गड़बड़ है। ध्वनि प्रदूषण तो इतना है कि सर पकड़ के लोग बैठा पड़ा है साउंड से। कह रहा है विज्ञान की शाखा और संबंधित विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एकॉस्टिक से ना ध्वनि के गुण, एकॉस्टिक शब्द से ही लग रहा होगा आपका, ध्वनि के गुण उत्पादन संचार संबंधी रोग का वर्णन करते हैं। एरोडायनेमिक्स से वायु में उड़ने वाली वस्तुओं पर विभिन्न बलों का अध्ययन करते हैं। एरोनॉटिक्स से हम लोग क्या करते हैं, वायुयान से परिवहन संचालन संबंधित। और एस्ट्रोनॉटिक्स से अंतरिक्ष वाहन। देखो एरोनॉटिक्स से है वायुयानी सब, और एस्ट्रोनॉटिक्स में अंतरिक्ष वाहनों एवं अंतरिक्ष यात्रा में संबंधित विषय है। ये सब याद रखिएगा, आसान है, ऑलरेडी पता होगा, मुझे पता है लमसम लोग को। इसका बताइए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है मानव के लिए ध्वनि को श्रोतावृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज है, एकदम सही है, लिखा गया, इतना ही हम सुन सकते हैं। वृद्ध लोगों के लिए कान उच्च आवृत्तियों के लिए अधिक संवेदी होता है, ये गलत लिखा गया है, समझे। वृद्ध लोग का कान और नहीं सुन पाएगा, उसका तो और साउंड कम चाहिए। भूकंप 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। भूकंप में 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है भूकंप आ चुका होता है। लेकिन जानवर लोग हलचल मचाने लगता है, जानवर लोग ये समझ जाता है कि भूकंप आने वाला है, कुछ गड़बड़ सरबड़ हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है जल स्रोतों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित अनुसरणीय प्रचालनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रचालन किसे माना जाता है, समझे। तो आंसर कई हो जाएगा, कॉलीफॉर्म भी आंसर हो जाएगा, समझे। और जैव रासायनिक ऑक्सीजन बीओडी भी माना जाता है, समझे, दोनों चीज़ आंसर में आ जाएगा आपका। जल स्रोत है ना, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निर्धारित अनुसरणीय प्रचालनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रचालन किसे मानते हैं, तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन बीओडी के द्वारा और कोलीफॉर्म द्वारा मानते हैं। यहाँ पे करा है बिंदु स्रोत का बिंदु स्त्राव का पानी होता है। एक चीज़ जानिए, घुले हुए लवण वाले होता है ना, जिसमें घुले हुए लवण हो उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु स्राव का पानी। यहाँ पे कह रहा है कि लवण जल झील के संदर्भ में निम्नलिखित अभिलक्षणों पर विचार करके बताइए। बहुत नया क्वेश्चन लग रहा होगा, मुझे पता है आप लोग को, बहुत लोग को। पौष्टिकों की प्रचुरता होती है, अलवण जल झील होता है ना, उसमें पौष्टिकता की प्रचुरता होती है, उस पानी में एकदम स्वच्छ पानी होता है, बहुत मतलब अच्छा पानी होता है वहाँ का। 24 कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकने वाले जीवाणु कहलाता है, जो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है जिसको, उसको बोलते हैं हम लोग विकल्पी जीवाणु, नहीं फैकुलेटिव बैक्टीरिया के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व परिरक्षण क्षेत्र है, तो आंसर क्या दीजिएगा, आनुवांशिक विभिन्नता के। क्लियर हो रही है बातें। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, पारिस्थितिकीय तंत्र में, तो आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमिका यानी इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक में आयनों की सांद्रता अधिक होती है। आयन की सांद्रता आंसर हो जाएगा आपका बाह्यमंडल थर्मोस्फीयर में। फिर से सुनिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस एक परत में आयनों की सांद्रता अधिक होती है, तो बाह्य जो वायुमंडल है ना, थर्मोस्फीयर बोलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। सेकेंड में ऑक्सीजन है, ये 78% है, ये 21% है। यहाँ पे कह रहा है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जिसे मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है।
तो ऐसा जगह पर होगा जहाँ पानी ज़्यादा होता होगा, मेघालय, बारिश हमेशा होता है ना, वहीं पे पाया जाएगा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हरित हरित पादप आ जाता है, जितने भी पौधे होते हैं, कहने का मतलब। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो आंसर क्या दे दीजिएगा? पारिस्थितिकी कर्मठता। नेक्स्ट है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। सरसों। साग भी बन जाता है पत्ता से और बीज से, वो हो जाता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आंसर क्या दीजिएगा? परिवहन खंड। परिवहन से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक को चिन्हित कीजिए जिसमें मनुष्य को आंखों और श्वसन नली में जलन होने लग जाती है। तो आंसर क्या दीजिएगा? अभी बताए थे, सतही ओजोन बोलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदूषक के कारण मानव को कैंसर हो सकता है? तो आंसर क्या दीजिए? कीटनाशक से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? श्वसन मार्ग को प्रभावित करने वाला कौन है? तो कार्बन मोनो, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन के हिसाब से तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड लगाना पड़ेगा। वैसे ये अंदर के अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, शरीर के अंदर के अंगों को। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भस्मीकरण या जला देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन का एक आसान कार्य है, यही गलत है। अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो जाएगा आपका कि परिवारों के कचरे में अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं को जैव निम्नीकरणीय वस्तुओं से अलग रखना चाहिए, दोनों को अलग करना चाहिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश किया कि आपके बीच इस पूरा चैप्टर रखूं, है कि नहीं। इसके बाद और भी चैप्टर्स हैं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोज आसानी से आप तक क्लासेस पहुंच सकें। बाय बाय, थैंक यू।